नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है लम्हे। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिंदगी ट्रेन के सफ़र की तरह है जिसमें ना जाने कितने मुसाफिर मिलते हैं और फिर अपना स्टेशन आते ही उतर जाते हैं। बस हमारी यादों में उनका आना और जाना रहता है, उनका चेहरा नहीं। लेकिन कोई सहयात्री ऐसा भी होता है जो अपने गंतव्य पर उतर तो जाता है, पर हम उसका चेहरा, उसकी हर याद अपने मन में संजो लेते हैं और अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। वह साथ ना होकर भी साथ रहता है। ऐसा ही एक हमराही मुझे भी मिला। उसका नाम है नेहा। कल रात की फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रही है। पता नहीं अब कब मिलेगी भी या नहीं। मैं नहीं चाहता कि वह जाए। मुझे पूरा यकीन है कि वह भी जाना नहीं चाहती, लेकिन अपनी बेटी की वजह से जाना ही है उसे। नेहा ने कहा था कि साहिल, अकेले अभिभावक की यही समस्या होती है। फिर मिनी तो मेरी इकलौती संतान है। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हाँ, एक वक्त के बाद वह अकेले रहना सीख जाएगी। इधर वह कुछ ज़्यादा ही असुरक्षित महसूस करने लगी है। पिछले 2-3 सालों में उसमें बहुत बदलाव आया है। यह बदलाव उम्र का भी है। फिर भी मैं यह नहीं चाहती कि वह कुछ ऐसा सोचे या समझे जो हम तीनों के लिए तकलीफदेह हो। मैं उसे देखता रहा। पिछले 2 सालों से उसमें बदलाव आया है, यानी जब से मैं नेहा से मिला हूँ। हो सकता है कि उसकी बात का मतलब यह ना हो, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। दुख हुआ। नेहा ने मेरा चेहरा पढ़ लिया। साहिल, तुम्हें छोड़कर जाने से मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। इसका दुख मुझे भी है, पर अब मेरे लिए मिनी का भविष्य ज़्यादा ज़रूरी है। मिनी हॉस्टल में भी रह सकती है। तुम्हारा जाना जरूरी है। मैंने नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहा था। उसकी भी आंखें देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आ गया था। मनुष्य का मन चुंबक के समान है और वह अपनी इच्छित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर उसे प्राप्त कर लेना चाहता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मैं कितना स्वार्थी हो गया हूँ। वैसे भी मैं उसे किस हक से रोक सकता हूँ? सब कुछ होते हुए भी वह मेरी क्या है? आज समझ में आ रहा है हम दोनों की एक दूसरे की जिंदगी में क्या जगह है। दोनों के रिश्ते का दुनिया की नज़र में कोई नाम भी नहीं है। समाज को भी रिश्तों में खून का रंग ज़्यादा भाता है। अनाम के रिश्तों में प्रेम की छींटें समाज नहीं देख पाता। अगर मेरी बेटी को जाना होता पढ़ने तो मैं क्या करता? मैं उसे आसपास के शहर में भी नहीं भेज पाता। मुझे चुप देखकर नेहा ने नरम स्वर में कहा, हमें अच्छे और प्यारे दोस्तों की तरह अलग होना चाहिए। इन 2 सालों में तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है। तुम समझ सकते हो मुझे कैसा लग रहा होगा। तुम भी ऐसे उदास हो जाओगे। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। कितनी जल्दी रंग बदलती है। उसके चेहरे की धूप रंग ही बदलती है, साथ नहीं छोड़ती, अंधेरे को नहीं आने देती अपनी जगह। मैं उसे उदास नहीं देख पाता, अतः मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल बहुत प्यार करता हूँ ना तुम्हें, इसीलिए पॉजिटिव हो गया हूँ और कुछ नहीं। तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। मैं तुम्हें जाने से रोक नहीं रहा, पर इस फैसले से खुश भी कैसे हो सकता हूँ? यह कहकर मैं एकदम से उठकर अपने चैम्बर में आ गया। अपने इस बर्ताव पर मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि मुझे उसे दुखी नहीं करना चाहिए। यह वही नेहा है जिसने अपनी प्रमोशन पिछली बार सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी कि उसे मुझसे दूर दूसरे शहर में जाना पड़ रहा था और वह मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती। तब मैं उसे जाने के लिए कहता रहा था। तब उसने कहा था कि तुम्हें कहाँ पाऊंगी वहाँ। जब मैं अपनी कंपनी की इस ब्रांच में आया था, अच्छा भला था, अपने काम और परिवार में मस्त, घर में सारी सुख सुविधाएं, बीवी और 2 बच्चों का परिवार।
जो अमूमन सुखी कहलाता है, सुखी ही था। मेरी कस्बाई तौर तरीकों वाली बीवी जो शादी के बाद से ही खुद को बदलने में लगी है, पता नहीं यह प्रक्रिया कब खत्म होगी, शायद कभी नहीं। बच्चे हर लिहाज से एक उच्च अधिकारी के बच्चे दिखते हैं। मानसिकता तो मेरी भी पूर्वाग्रहों से मुक्त न थी। एक दिन आपस में लंच टाइम में बैठे न जाने क्यों एक लेक्चर सा दे दिया। स्त्री पुरुष के विकास की चर्चा सुनकर मुझसे नेहा ने जो कहा उसने मुझे काफ़ी हद तक बदल दिया था। उसने कहा था, विकास के नियम स्त्री पुरुष दोनों के लिए अलग नहीं हैं, किंतु पुरुष अविकसित पत्नी के होते हुए भी अपना विकास कर लेता है, लेकिन अविकसित पति के संग रहकर स्त्री अपना विकास असंभव पाती है, क्योंकि वह उसकी प्रतिभा को पहचान नहीं पाता और व्यर्थ की रोक टोक लगाता है, जिससे स्त्री का विकास बाधित होता है। कम विकसित व्यक्तित्व वाली स्त्री जब अधिक विकसित परिवार में जाती है तो वह अनुकूल विवाह है या व्यवहारिक है, क्योंकि वहाँ उसके व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध नहीं होता। लेकिन ऐसा परिवार जो उसके व्यक्तित्व की अपेक्षा कम विकसित है, उस परिवेश में उसका व्यक्तिगत विकास अधिक संभव नहीं होता, तो यह अनुकूल विवाह नहीं है। वहाँ स्त्री का दम घुट जाएगा। विकास से मेरा तात्पर्य बौद्धिक, मानसिक, आत्मिक विकास से है। यह आर्थिक विकास नहीं है। ज़्यादातर आर्थिक समृद्धि के साथ आत्मिक पतन आता है। स्त्री शक्ति है, वह सृष्टि है। यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति योग्य है, वह विनाश है। यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति अयोग्य है। इसीलिए जो मनुष्य स्त्री से भय खाता है वह अयोग्य है या कायर, और दोनों ही व्यक्ति पूर्ण नहीं है। मैं उसका मुंह देखता रह गया। मैंने तो बड़े जोर से उसे इम्प्रेस करने के लिए बोलना शुरू किया था, पर उसके अकाट्य तर्क संगत सत्य ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। वह बिल्कुल ठीक थी। कितनी अलग थी नेहा ऐसी बातें करते हुए। पहले मैं क्या क्या सोचता था उसके बारे में। इस ऑफिस में पहले दिन नेहा को देखा तो आंखों में चमक आ गई थी। चलो रौनक तो है, तन मन दोनों की सेहत ठीक रहेगी। पहले दिन तो उसने देखा तक नहीं, बुझ सा गया मैं। फिर ऐसी भी क्या चलती है, सोचकर तसल्ली दी खुद को। उसके अगले दिन फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बीच हाथ मिलाते हुए बड़ी प्यारी मुस्कान आई थी उसके होठों पर। देखता रह गया मैं। कुल मिलाकर इस नतीजे पर पहुंचा कि मस्ती करने के लिए बढ़िया चीज है। ऑफिस में खासकर मर्दों में भी उसके लिए कोई बहुत अच्छी राय नहीं थी। वह उन्हें झटक जो देती थी अपने माथे पर आए हुए बालों की तरह। खैर, कभी कभी की हाय हेलो गुड मॉर्निंग में बदली। एक दिन उसने ही चाय के लिए कहा। उसी के चैम्बर में बैठे थे हम। मुझे बात बनती सी नजर आई। कई बातें हुई, पर मेरे मतलब की कोई नहीं हुई। आगे चलकर चाय कॉफ़ी का दौर जब बढ़ गया तो वैभव ने कहा कि तुम्हारी बात सिर्फ चाय तक ही है या आगे भी बढ़ी। मैंने एक टेढ़ी सी स्माइल दी और खुद को यकीन दिलाया कि मैं उसे कुछ ज़्यादा ही पसंद हूँ। कभी कोई कहता कि सिगरेट शराब पीती है, तो कोई कहता ढेरों मर्द हैं इसकी मुट्ठी में, तो कोई कहता कि देखो साड़ी कहाँ बांधती है, सेंसर बोर्ड इसे नहीं देखता क्या। जवाब आता कि इसे जीएम देखता है ना। ऐसी बातें मुझे उत्तेजित कर जाती। कब वह आएगी मेरे हाथ। और तो और अब तो मुझे अपनी बीवी के सारे दोष, जिन्हें मैं भूल चुका था या अपना चुका था, शूल की भांति चुभने लगे। उसे देखता तो लगता कैक्टस पर पाँव आ पड़ा है। क्यों कभी कभी लगता है जिसे हम सुकून समझे जा रहे थे वह तो हम खुद को भुलावा दे रहे थे। कभी अचानक सुकून खुद कीमत बन जाता है सुख की। हर चीज़ की एक कीमत जरूर होती है। ये बीवियाँ ऐसी क्यों होती हैं? कितना फ़र्क है दोनों में। वह कितनी सख्त दिल और नेहा कितनी नरम दिल। वह किसी शिकारी परिंदे सी
चौकस और चौकन्नी, और नेहा नरम नाजुक प्यारी मैना सी। कोई खबर रखने की कोशिश नहीं करती कि कहाँ क्या हो रहा है, कोई इसके बारे में क्या कह रहा है। नेहा की फिगर कमाल की है और पत्नी को लाख कहता हूँ एक्सरसाइज करने को, पर नहीं। कैसी लगेगी वह नीची साड़ी में, उसकी कमर, तौबा। शरीर में कोई कर्व ही नहीं है, परंतु इसके बाद भी घर में मेरा व्यवहार ठीक रहा, कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। एक दिन नेहा ने पूछ ही लिया परिवार के बारे में। मैंने बताया बीवी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। तब उसने भी बताया कि उसकी भी एक बिटिया है, मिनी नाम है। पति के बारे में उसने न तो कुछ बताया और न ही मैंने कुछ पूछकर मूड नहीं खराब करना चाहता था। हो सकता है कह देती कि मैं आज जो कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, या बहुत प्यार करते हैं मुझे, उनके अलावा मैं कुछ सोच भी नहीं सकती। अमूमन बीवियाँ या पति भी यही कहते हैं। हाँ, अगर वह ऐसा कह देती तो यह जो थोड़ी बहुत नज़दीकी बढ़ रही है वह भी खत्म हो जाती। लेकिन उससे बात करने के बाद, उसे जानने के बाद एक बात हुई थी। वह मुझे कहीं से भी वैसी नहीं लग रही थी जैसा सब कहते थे। पहली बार लगा नेहा मेरे लिए जिस्म के अलावा कुछ और भी है। क्या मेरी राय बदल रही थी? ऑफिस की ओर से न्यू ईयर पार्टी रखी गई थी। नेहा गजब की सुंदर लग रही थी। लो कट ब्लाउज के साथ गुलाबी शिफॉन की साड़ी पहनी थी। उसने जिन भी पी थी शायद। मेरी सोच फिर डगमगा सी गई। अजीब सी खुशी भी हो रही थी, एक उत्तेजना भी थी। यह तो बहुत दिनों बाद मैं जाना कि डांस करने, हंसने, पुरुषों से हाथ मिलाने से औरत बदचलन नहीं हो जाती। अगली सुबह नेहा फिर वैसी की वैसी, पहले जैसी, थोड़ी सोबर, थोड़ी चंचल। चाय पीते हुए मैंने उससे कहा, कल तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने पहली बार किसी औरत को इतना खुलकर हंसते हुए व डांस करते हुए देखा था। कुछ खास है तुम में। उसने आंखें फैलाते हुए कहा, मैं तुम्हें डांस करते हुए ग्रेसफुल लगी। वेरी स्ट्रेच, बट दिस इज़ अ नाइस कॉम्प्लीमेंट। मैं तो उम्मीद कर रही थी कि आज सुनने को मिलेगा, जाने मन कल बहुत मस्त लग रही थी। या क्या चीज़ है यार यह औरत भी। उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। अब मैं कैसे कहूँ कि मैं भी उन्हीं मर्दों में से एक था। चीज़ तो मैं भी कहता था उसे। अगले हफ्ते उसने मिनी के जन्मदिन पर बुलाया था। सुनो, मैंने सिर्फ तुम्हें ही बुलाया है, मेरा मतलब ऑफिस में से। मेरी उत्सुकता चौकन्नी हो गई थी। उसकी चमकती आंखों में क्या था, मेरे प्रति भरोसा या कुछ और? क्यों सिर्फ मुझे ही बुलाया है? उसे लेकर वैभव से झगड़ा भी कर लिया था। क्यों पटा लिया तितली को? कितने गंदे तरीके से कहा था उसने। किसकी और क्या बात कर रहे हो? उसकी जिससे आजकल बड़ी छन रही है, वही जिसने सिर्फ तुम्हें दावत दी है। गजब की चीज है ना। बस बात बड़ी और अच्छे खासे झगड़े में बदल गई। मैं सब नहीं चाहता था, ना ही कभी मेरे साथ यह सब हुआ था। खुद पर ही शर्म आ रही थी मुझे। मैं सोचता रहा, हैरान होता रहा कि ये सब क्या हो गया, क्यों बुरा लगा मुझे। खैर इन सारी बातों के बावजूद मैं गया था। उसने बताया कि इस साल मिनी 15 साल की हो जाएगी। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का चेहरा आ गया। वह भी तो इसी उम्र की है। मैंने देखा मिनी की दोस्तों के अलावा मैं ही आमंत्रित था। अच्छा भी लगा और अजीब भी। थोड़ी देर बाद पूछा था मैंने, मिनी के पापा कहाँ हैं? हम अलग हो चुके हैं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। मैं अपनी बिटिया के साथ रहती हूँ। कायदे से अपनी मानसिकता के हिसाब से तो मुझे यह सोचना चाहिए था कि तलाकशुदा औरत और ऐसे रंग ढंग, कहीं कोई दुख तकलीफ नजर नहीं आती। ऐसे रहा जाता है भला, जैसे कि तलाकशुदा या विधवा होना कोई कसूर हो जाता है और ऐसी औरतों को रोते बिसूरते ही रहना चाहिए। लेकिन यह जानकर
पहली बात मेरे मन में आई थी कि तभी इतना आत्मविश्वास है। आज के वक्त में अकेले रहकर अपनी बच्ची की इतनी सही परवरिश करना वाकई सराहनीय बात है। वह मुझे और ज़्यादा अच्छी लगने लगी, बल्कि इज्जत करने लगा मैं उसकी। एक और बात आई मन में कि ऐसी खूबसूरत और अक्लमंद बीवी को छोड़ने की क्या वजह हो सकती है। अब मैं उसके अंदर की नेहा तलाशने में लग गया। उसके जिस्म का आकर्षण खत्म तो नहीं हुआ था, पर मैं उसके मन से भी जुड़ने लगा था। मेरी आँखों की भूख, मेरे जिस्म की उत्तेजना पहले जैसी नहीं रही। हम काफ़ी करीब आते गए थे। मैं कभी कभी उसके घर भी जाने लगा था। उसने भी आना चाहा था, पर मैं टालता रहा। अब उसे लेकर मैं पहले की तरह नहीं सोचता था। मैं उसे समझना चाहता था। एक शाम मिनी का फ़ोन मोबाइल पर आया। अंकल, माँ को बुखार है, आप आ सकते हैं क्या? कई दिन लग गए थे उसे ठीक होने में। मैंने उसकी खूब देखभाल की थी और वह मना भी नहीं करती थी। हम दोनों को ही अच्छा लग रहा था। इस दौरान मैंने कितनी बार उसे छुआ, दवा पिलाई, सहारा देकर उठाया बैठाया, पर मन बिल्कुल शांत रहा। एक दिन चाय पीकर एकदम मेरे पास बैठ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कंधे से सिर टिकाकर बैठ गई। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, कभी उसका हाथ तो कभी बाल सहलाता रहा। यह बड़ी स्निग्ध सी भावना थी। तभी मैं उठने लगा तो वह लिपट गई मुझसे, पिंजरे से छूटे परिंदे की तरह। एक अजीब सी बेचैनी दोनों महसूस कर रहे थे। मैंने मुस्कुराकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा, और फिर धीरे से उसे चूम लिया और घर आ गया। मैं बदल गया था क्या? सारी रात सुबह के इंतजार में काट दी। सुबह नेहा ऑफिस आई, बदली बदली सी लगी वह, कुछ शर्माती सी, कुछ ज़्यादा ही खुश। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि उसके मन की कोमल जमीन को छू लिया है मैंने। मुझे समझ में आ रही थी यह बात, यह बदलाव। उससे मिलकर मैंने यह भी जाना था कि कोई भी रिश्ता मन की जमीन पर ही जन्म लेता और पनपता है। सिर्फ देह से देह का रिश्ता रोज जन्म लेता है और रोज दफन भी हो जाता है। रोज दफनाने के बाद रोज कब्र में से कोई कब तक निकालेगा उसे। इसीलिए जल्द ही खत्म हो जाता है यह। कितनी ठीक थी यह बात। मैं खुद ही मुग्ध था अपनी इस खोज से। फिर मन से जुड़ा रिश्ता देह तक भी पहुंचा था। कब तक काबू रखता मैं खुद पर। अब तो वह भी चाहती थी शायद। स्त्री को अगर कोई बात सबसे ज़्यादा पिघलाती है तो वह है मर्द की शराफत। हाँ, अपनी जज्बाती प्रकृति के कारण कभी कभी वह शराफत का मुखौटा नहीं पहचान पाती। उसका बदन तो जैसे बिजलियों से भर गया था। अधखुली आंखें, तेज सांसें, कभी मुझसे लिपट जाती तो कभी मुझे लिपटा लेती, यहाँ वहाँ से कसकर पकड़ती। नेहा जैसे आंधी हो कोई, या कि बादलों से बिजली लपकी हो और बादलों ने झरोखा बंद कर लिया हो अपना, आज़ाद कर दिया बिजली को। कैसे आज़ाद हुई थी देह उसकी, कोई सीपी खुल गई हो जैसे, और उसका चमकता मोती पहली बार सूरज की रोशनी देख रहा हो। सूरज उसकी आंखों में उतर आया और उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे एक मोती को प्रेम करना चाहिए वैसे ही किया था मैंने। धीरे धीरे झील सी शांत हो गई थी वह, पर मैं जानता था कि वह अब इतराती रहेगी, कैद नहीं रह सकती। इस वक्त तो मुझे खुश होना चाहिए था कि नेहा की देह मेरी मुट्ठी में है। उसके जिस्म की सीढ़ियाँ चढ़कर जीत हासिल की थी, ये मेरे ही शब्द थे शुरू में, पर नहीं, कुछ नहीं था ऐसा। नेहा बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसा उसके बारे में कहा जाता था। यह रिश्ता तो मन से जुड़ गया था। मैं सोच रहा था कि क्यों पुरुष सुंदर औरत को कामुक दृष्टि से ही देखता है, और जब स्त्री उन नज़रों से बचने के लिए खुद को आवरण के नीचे छुपा लेती है
तो वही पुरुष समाज उसे पा ना सकने की कुंठा में कैसे कैसे बदनाम करता है। नेहा के साथ भी यही हुआ था, पर जब मैंने उसके भीतर छिपी सरल, भोली और पवित्र औरत को जाना, तब मैं मुग्ध था और अभिभूत भी। नेहा ने धीरे से कहा, अब तक तो खुले आसमान के नीचे रहकर भी उम्र कैद भुगत रही थी मैं। सारी खुशियाँ, सारी इच्छाएं इतने सालों से पता नहीं देह के किस कोने में कैद थी। तुम्हारा ही इंतजार था शायद। और यही नेहा जिसने मुझे सिखाया कि दोस्ती के बीजों की परवरिश कैसे की जाती है, वह जा रही थी। उसी ने कहा था कि इस परवरिश से मजबूत पेड़ भी बनते हैं और महकती नर्म नाजुक बेल भी। तो तुम्हारी इस परवरिश ने पेड़ पैदा किया या फूलों की बेल, पूछा था मैंने। यही नेहा जो मेरे वक्त के हर लम्हे में है, अब नहीं होगी मेरे पास। उसके पास आकर मैंने मन को तृप्त होते देखा है। मर्द के मन को देह कैसे आज़ाद होती है जाना। पता चला कि मर्द कितना और कहाँ कहाँ गलत होता है। मुझे चुप चुप देखकर उसकी दोस्त मीता ने एक दिन कहा, उससे क्यों कट रहे हो साहिल? उसे क्यों तो पहुंचा रहे हो? इतने सालों बाद उसे खुश देखा तुम्हारी वजह से। उसे फिर दुखी न करो। दोस्ती का बरगद बनकर मैं बाहर आ गया अपने खोल से। मैंने ही उसका पासपोर्ट, वीज़ा बनवाया, मकान व सामान बेचने में उसकी मदद की। ढेरों और काम थे जो उसे समझ नहीं आ रहे थे कि कैसे होंगे। मुझे खुद को भी अच्छा लगने लगा। वह भी खुश थी शायद। उस दिन हम बाहर धूप में बैठे थे। मिनी इधर उधर दौड़ती हुई पैकिंग वगैरह में व्यस्त थी। नेहा चाय बनाने अंदर चली गई। बाहर आई तो वह एक पल मेरी आंखों में बस गया। दोनों हाथों में चाय की ट्रे पकड़े हुए, खुले बाल, पीली साड़ी में बिल्कुल उदास मासूम बच्ची लग रही थी, और साथ ही खूबसूरत और सौम्य शीतल चांदनी के समान। बहुत याद आओगे तुम, चाय थमाते हुए वह बोली थी। मैं मुस्कुरा दिया। वह भी मुस्कुरा रही थी, पर आंखें भरी हुई थीं दर्द से, प्यार से। कई दिन से उसकी खिलखिलाहट नहीं सुनी थी। अच्छा नहीं लग रहा था। क्या करूं कि वह हंस दे। चाय पीते पीते मैं बोला, चलो नेहा, छोटी सी ड्राइव पर चलते हैं। चलो। वह एकदम खिल उठी। अच्छा लगा मुझे। मिनी, चलो घूमने चलें। मैंने उसे बुलाया। नहीं अंकल, आप दोनों जाएं, मुझे बहुत काम है। रात को हम इकट्ठे डिनर पर जा रहे हैं, याद है ना आपको? अच्छी तरह याद है, मैंने कहा। फिर देखा था कि वह हम दोनों को कैसे देख रही थी। एक बेबसी सी थी उसके चेहरे पर। थोड़ा आगे जाने पर मैंने नेहा का हाथ अपने हाथ में लिया तो वह लिपट कर रो ही पड़ी। मैंने गाड़ी रोक दी। क्या हो गया नेहा? उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर बोली, मुझे लगा कि तुम अब अच्छी तरह नहीं मिलोगे, ऐसे ही चले जाओगे। नाराज जो हो गए हो ऐसा लगा मुझे। तुमसे नाराज हो सका हूँ मैं कभी? नहीं रानी, कभी नहीं। मैं जब उसे बहुत प्यार करता था तो यही कहकर संबोधित करता था। प्रेम में नाराज़गी तो होती ही नहीं। हाँ, रूठना मनाना होता है। मैं क्या तुमसे तो कोई भी नाराज़ नहीं हो सकता। हाँ, उदास जरूर होंगे सभी। जरा जाकर तो देखो दफ्तर में, बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। वह मुस्कुरा दी। अब अच्छा लग रहा है रोने की बात? मैंने मजाक में पूछा तो वह हंस दी। नेहा, तुम ऐसे ही हंसती रहा, बिल्कुल सब कुछ भुलाकर, समझी? उसने बच्ची की तरह हाँ में सिर हिलाया। फिर बोली, और तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें अपने पास तलाश करता रहूँगा, रोज बातें करूँगा तुमसे। वैसे तुम कहीं भी चली जाओ, रहोगी मेरे पास ही। मेरे दिल का हिस्सा हो तुम।
मेरा आधा भाग तुमसे मिलकर मुझ में मैं कहाँ रहा। तुम मिली तो लगा अज्ञात का निमंत्रण सा मिल गया मुझे। और क्या करोगे? और परवरिश करता रहूँगा उन रिश्तों की जिनकी जड़ें हम दोनों के दिलों में हैं। एक गूढ़ अवमानना हो, कुछ जाना है, कुछ जानना है, आदर्श हो, आदरणीय हो, चाहत हो, स्मरणीय हो। वह चुप रही। मैंने नेहा से कहा, जानती हो, मैं तुम्हारे जाने के ख्याल से ही डर गया था। प्यार में जितना विश्वास होता है उतनी ही असुरक्षा भी होती है कभी कभी। रोकना चाहता था तुम्हें, इतने दिनों तक घुटता रहा, पर अब सब ठीक लग रहा है। नेहा शांत थी, फिर जैसे कहीं खोई सी बोली, विवाहित प्रेमियों की कोई अमर कहानी नहीं है, क्योंकि विवाह के बाद काव्य खो जाता है, गणित शेष रहता है, गृहस्थी की आग में रोमांस पिघल जाता है। यदि सचमुच किसी से प्रेम करते हो तो उसके साथ मत रहो, उससे जितना दूर हो सके भाग जाओ, तब जिंदगी भर आप प्रेम में रहोगे। यदि प्रेम के साथ रहना ही है तो एक दूसरे से अपेक्षा ना करो, एक दूसरे के मालिक मत बनो, बल्कि अजनबी बने रहो। जितने अजनबी बने रहोगे उतना ही प्रेम ताजा रहेगा। यह जान लो कि रोमांस स्थायी नहीं होता, वह शीतल व्यार की तरह है, जो आती है तो शीतलता का अनुभव होता है और फिर वह चली जाती है। प्रेम की इस क्षणिकता के साथ रहना आ जाए तो तुम हमेशा प्रेम में रहोगे। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर चूम लिया। वह मुस्कुरा दी। नेहा ने कार रोकने के लिए कहा, फिर बोली, हर रिश्ते की अपनी जगह होती है, अपनी कीमत। जो तुम्हें पहले लगा वह भी ठीक था, जो अब लग रहा है वह भी ठीक है, पर एक बात याद रखना, यह प्यार की बेचैनी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। मुझे पाने की चाह बनी रहनी चाहिए दिल में। क्या पता नेहा कब आ टपके तुम्हारे चैम्बर में, कभी भी आ सकती हूँ अपना हिसाब किताब करने। और वह खिलखिलाकर हंसती। साहिल, शुद्ध प्रेम में वासना नहीं होती, बल्कि समर्पण होता है। प्रेम का अर्थ होता है त्याग। एक दूसरे के वजूद को एक कर देना ही प्रेम है। प्रेम को समय नहीं चाहिए, उसे तो बस एक लम्हा चाहिए। उस अधूरे लम्हे में युगों की यात्रा करता है और वह लम्हा कभी कभी पूरी जिंदगी बन जाता है। मैं उसे एकटक देखता रह गया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।